Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of Indian economy for your UPSC preparation. Now, the Indian economy related current affairs that we are going to cover in this particular video would be from 5th of April to 11th of April. तो 5 अप्रैल से लेके 11th अप्रैल तक जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये देख लेते हैं कौन से हमें टॉपिक्स कवर करने हैं. व्हाट विल वी कवर. सबसे पहले तो एक न्यूज आई है एमएसएमई सेक्टर को निजात देने के लिए, एमएसएमई सेक्टर को राहत देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली अमेंडेड आईबीसी, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में कुछ एक अमेंडमेंट लेके आई है ऑर्डिनेंस के थ्रू, राइट. तो वो अमेंडमेंट कर क्या रही है और इससे एमएसएमई सेक्टर को राहत कैसे मिलेगी वो न्यूज देखेंगे. प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑप्शन फॉर एमएसएमई, ठीक है. फिर हम आएंगे आरबीआई की अभी रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आई है. वैसे आरबीआई की नहीं, एक्चुअली किसकी आई है अब आप जानते हो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. तो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आई है जिसमें वो इंटरेस्ट रेट्स कम या ज्यादा करते हैं. इस बारी उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स वही रखने का फैसला किया है. इंटरेस्ट रेट्स वहीं के वहीं रखे हैं, अनचेंज रखे हैं और अपना स्टांस भी अनचेंज रखा है, अकोमोडेटिव रखा है. तो इसके क्या इंप्लीकेशंस हैं, आरबीआई ने ऐसा या एमपीसी ने ऐसा क्यों किया है और ऐसा ना करने से क्या प्रॉब्लम हो जाती, और ऐसा अब जब आरबीआई कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अकोमोडेटिव रख रही है, तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं. क्योंकि हर चीज के नुकसान या फायदे तो होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं. तो अकोमोडेटिव स्टांस रखने के फायदे क्या हैं और इससे क्या रिस्क हम ले रहे हैं अकोमोडेटिव रखने से स्टांस, वो देखेंगे. फिर हम आएंगे फॉल इन ऑयल प्राइसेस. ऑयल प्राइसेस में अभी गिरावट आई है, क्यों आई है उसके रीजंस इन्वेस्टिगेट करेंगे. फिर बिल्कुल ही ब्रीफ में एक डिस्कस करेंगे हम आर्टिकल फॉल इन रूपी. रूपी थोड़ा सा गिरा है, अभी क्यों गिरा है, उसके पीछे क्या कारण है वो देखेंगे हम, ठीक है, पर ब्रीफ में देखेंगे ये वाली पर्टिकुलर न्यूज. और फिर हमारे इस हफ्ते के करंट अफेयर्स तो खत्म हो जाएंगे. पर जैसा कि मैं हर बारी आपके साथ करता हूं, आपको कुछ होमवर्क देता हूं, कुछ आर्टिकल्स मैं आपको देता हूं कि आपने रीड करने हैं, खुद ही पढ़ने हैं. तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स टू रीड देखेंगे हम कि कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको पढ़ने चाहिए. ठीक है, आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होगी, लैंग्वेज अच्छी होगी उससे, ये सारी चीजें. और फिर एंड में जैसा कि आप जानते हो कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है, क्योंकि अब प्रीलिम्स सर पे है, तो कुछ प्रीलिम्स स्पेसिफिक फैक्ट्स जिससे आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं और कुछ एमसीक्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. ऑलराइट, कुछ एमसीक्यूज डिस्कस क्या, आपको होमवर्क दूंगा, आपने उनके आंसर मुझे बताने हैं. क्लियर. तो सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स टू रीड आपका होमवर्क नहीं होगा, कुछ एमसीक्यूज भी आपका होमवर्क होगा, वो आपने करना है. ऑलराइट, चलो फिर बिना किसी देरी के पहले इशू पे आ जाते हैं. प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑप्शन फॉर एमएसएमईज. ठीक है ना, इस पे ना 2 आर्टिकल्स आए थे, इंडियन एक्सप्रेस में ही 2 आर्टिकल्स आए हैं. पर ये प्री पैक ऑप्शन क्या है, इसको समझने से पहले आपको हल्का फुल्का सा पता होना चाहिए कि अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो आईबीसी के तहत उस बैंकरप्सी को कैसे रिजॉल्व किया जाता है. राइट, ब्रीफ में मैं बताऊंगा. वैसे मैं कई पुराने लेक्चर्स में भी ये बता चुका हूं, बट दोबारा से मैं ब्रीफ में बता देता हूं. आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की अब जो रिजीम आई है ना, उसमें पता क्या है, लेट्स सपोज ये एक कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन ए, इसने मल्टीपल लोगों से लोन्स लिए हुए थे, क्रेडिटर 1, क्रेडिटर 2, क्रेडिटर 3, 3 बैंक से इसने लोन लिए हुए थे. और अब इसकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी खराब हो चुकी है कि ये बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देता है. अब इसकी बैंकरप्सी को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, क्योंकि इन लोगों को तो अपने पैसे वापस चाहिए. तो ये 3 लोग क्या करेंगे, ये 3 लोग बना लेंगे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. ये 3 क्रेडिटर्स हैं, ये अपनी कमिटी बना लेंगे, ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बना लेंगे और उसके बाद ना एक इंसान को, एक ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे जिसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. ये एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करेंगे. नाउ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नाम से ही क्या पता चलता है, ये लोन्स को रिजॉल्व करने का एक प्रोफेशनल है. ये इंसान की एक्सपर्टीज ही इसमें है कि ये जो बैड एसेट्स होते हैं ना, बैड लोन्स होते हैं, बैंकरप्ट एसेट्स होते हैं, उन्हें रिजॉल्व करेगा. क्लियर. अब ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास सारी पावर आ जाएगी. ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टेक ओवर कर लेगा इस कॉर्पोरेशन की मैनेजमेंट को. ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इस कॉर्पोरेशन की मैनेजमेंट को टेक ओवर कर देगा. कुछ यूजलेस इंप्लॉयज होंगे उन्हें निकाल देगा, कुछ एसेट्स होंगे जो मोनेटाइज नहीं होंगे उन्हें मोनेटाइज कर देगा. जैसे एक्स्ट्रा लैंड पड़ी हुई है उसे बेच दिया, ठीक है.
प्लस वो इस कंपनी को ना बिडिंग पे लगा देगा। जितने भी बाहर लोग इन्वेस्टर्स हैं ना, पैसे वाले लोग हैं, उनके सामने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पता है क्या ऑप्शन रख देगा कि आप 20%, 30%, 50%, जितने भी परसेंट इस कंपनी में ओनरशिप ले लो। राइट इसकी जो प्रेजेंट मैनेजमेंट है, जो प्रेजेंट इसके शेयर होल्डर्स हैं, वो ठीक से इनके अपनी लायबिलिटीज चुका नहीं पा रहे, इनको पैसा वापस नहीं दे पा रहे हैं। राइट तो ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, मैं बड़े मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं, ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इस कॉर्पोरेशन के लिए बिडिंग इनवाइट करेगा। टाटा को बोल देगा, भूषण स्टील को, और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको बोल देगा कि इसमें इन्वेस्ट कर दो 20%, 30%, 40% वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब मान लो कोई इन्वेस्टर आ जाता है, टाटा आ जाता है, वो कहता है मैं इसमें 50% स्टेक लेने को तैयार हूं। ठीक है, अब ये जो 50% के लिए पैसा देगा टाटा इस कंपनी को लेने में, टाटा पैसा दे देगा 50% के लिए, 50% ओनर टाटा हो जाएगा, और इस 50% से आप ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को पैसा चुका दोगे। जो भी पैसा आएगा 50% इस कंपनी को बेच के, राइट, उस पैसे से आप इनको सेटिस्फाई कर दोगे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को। राइट और ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। तो बिडिंग होती है इस कंपनी की, प्लस मैनेजमेंट में भी ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स कुछ चेंजेस करता है। तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का काम पता है क्या होता है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इस एसेट को टेक ओवर करेगा, इस कॉर्पोरेशन को, फिर ये एक रेजोल्यूशन प्लान देगा कि 50% में बेच रहा हूं, कुछ इसकी एक्स्ट्रा लैंड बेच रहा हूं, कुछ मैनेजमेंट को निकाल रहा हूं, कोई भी प्लान हो, रेजोल्यूशन प्लान देगा। रेजोल्यूशन प्लान इस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के सामने रखेगा। ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अगर उस रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर देती है तो वो रेजोल्यूशन प्लान थ्रू हो जाएगा। अगर नहीं करती तो फिर इस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का काम है कि ये एक और रेजोल्यूशन प्लान लेके आए। जब तक कमिटी ऑफ क्रेडिटर अप्रूव नहीं करती तब तक रेजोल्यूशन प्लान बनता जाएगा। अच्छा, ये सारी चीजें किसकी निगरानी में होंगी? NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, उसकी निगरानी में ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, अब बेसिक तो हमें समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या अमेंडमेंट करी है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में ताकि MSMEs को फायदा हो। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी MSMEs का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं रही, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं रह पाई, इसी वजह से वो बैंक्रप्सी के कगार पे आ गए। ठीक है, वो कई बैंक्स को अपना पैसा नहीं लौटा पा रहे। अब उनके खिलाफ भी IBC के तहत प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, राइट? बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IBC में कोई छोटा सा चेंज करके उनको एक और ऑप्शन दे दिया है जो IBC से बेटर है। IBC में क्या नुकसान होगा? IBC में पहली बात तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आपकी कंपनी की मैनेजमेंट ले जाता है, खुद मैनेजर बन जाता है, राइट? वो उनको प्रॉब्लम है, कंटिन्यूटी नहीं होती, राइट? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है IBC में। तो MSMEs को उन प्रॉब्लम से निजात भी मिले IBC की प्रॉब्लम से, और उनका लोन भी रिजॉल्व हो जाए और वो फाइनेंशियली वायबल भी हो जाए। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्री पैक ऑप्शन लेके आई है। अब ये प्री पैक ऑप्शन ऑलरेडी USA, UK, सिंगापुर में चल रहा है और बहुत सक्सेसफुल है। उन्हीं की सक्सेस स्टोरी से सीखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्री पैक ऑप्शन लेके आई है। अब सवाल यह उठता है कि ये प्री पैक ऑप्शन है क्या? ठीक है, वो देखते हैं, पर पहले न्यूज भी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी क्या है। The central government has promulgated an ordinance making MSMEs with defaults up to 1 crore, 1 करोड़ तक का लोन जो नहीं चुका पा रही MSMEs, ठीक है, वो एलिजिबल है प्री पैक ऑप्शन के लिए, एलिजिबल फॉर प्री पैक्स एज एन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो जिन MSMEs का 1 करोड़ तक का, उससे ज्यादा नहीं, 1 करोड़ तक के लोन्स वो डिफॉल्ट में है, वो प्री पैक ऑप्शन का फायदा उठा सकते हैं। खैर, ये लॉकडाउन की वजह से जो MSMEs बेचारी डिस्ट्रॉय हो गई थी उनके लिए ऑप्शन है, पर लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी कंपनीज डिस्ट्रॉय हो गई थी, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए थे? जब लॉकडाउन चल रहा था तब कई कंपनीज को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले क्या स्टेप्स लिए हुए हैं? प्री पैक तो अब आया ना, पहले क्या स्टेप्स लिए हैं वो भी देख लेते हैं। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 ईयर सस्पेंशन कर दिया था इंसॉल्वेंसी इनिशिएशन, कि 1 साल तक IBC की प्रोसीडिंग सस्पेंडेड रहेंगी क्योंकि हालत खराब चल रही है। दूसरा, लास्ट ईयर द मिनिमम डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स वाज रेज्ड फ्रॉम 1 लाख टू 1 करोड़। पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया था? पहले क्या होता था, 1 लाख से ऊपर के अगर डिफॉल्ट के केसेस हैं वो उनके खिलाफ आप IBC में लेके जा सकते हो। गवर्नमेंट ने वो लिमिट 1 करोड़ तक कर दी, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा होने चाहिए
केसेस तभी आप आईबीसी में लेके जा सकते हो। ये कर चुकी थी गवर्नमेंट, पिछले साल करा था गवर्नमेंट ने, फिर हटा दिया था। खैर, अब ये प्री पैक क्या चीज है? व्हाट आर प्री पैक्स? ध्यान से सुनना। इट इज अ फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ डेट ऑफ अ डिस्ट्रेस्ड कंपनी बिटवीन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स इंस्टेड ऑफ अ पब्लिक बिडिंग प्रोसेस। ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन से हो गए? यही बैंक्स जिन्होंने कोलैटरल पे लोन दिया हुआ है, क्योंकि इनका जो क्रेडिट है, इन्होंने जो लोन दिया हुआ है, ये सिक्योर्ड है ना किसी कोलैटरल से। बैंक्स जब आपको लोन देते हैं तो कुछ कोलैटरल साइड पे रखते हैं ना, तो वो सिक्योर्ड हो गया उनका लोन। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में आप एक अग्रीमेंट कर लेते हो कि इस लोन को कैसे रिजॉल्व किया जाए, वो प्री पैक होता है। आईबीसी में क्या होता था? आईबीसी में आप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करते थे, वो टेक ओवर कर लेता था कंपनी को, और वो रेजोल्यूशन प्लान लेके आता था पब्लिक बिडिंग प्रोसेस से। वो बिडिंग करवाता था कि 30% का इतना, 40% का इतना। इसमें क्या है? इसमें कोई पब्लिक बिडिंग नहीं हो रही। प्री पैक में कोई पब्लिक बिडिंग नहीं हो रही, बस ये जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, ये किसी इन्वेस्टर्स के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, डील कर लेते हैं। कोई पब्लिक बिडिंग ओपन नहीं होती, इनके साथ डील कर लेते हैं और चला देते हैं। ठीक है, financial creditors shall agree to an agreement with potential investors and seek approval of the resolution plan from NCLT। हां, जो भी रेजोल्यूशन प्लान होगा, जो भी अग्रीमेंट होगा क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में, जो अग्रीमेंट होगा, वो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को अप्रूव करना ही पड़ेगा। सॉरी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को अप्रूव नहीं करना पड़ेगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल से अप्रूव करवाना पड़ेगा। अगर एनसीएलटी मना कर दे तो वो अग्रीमेंट वैलिड नहीं है। ठीक है, इसकी सहमति जरूरी है। देन द अप्रूवल ऑफ अ मिनिमम ऑफ 66% ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स शैल बी रिक्वायर्ड बिफोर सबमिशन ऑफ द प्लान टू एनसीएलटी। हां, अभी मैंने बताया था कि एक कंपनी को बहुत सारे क्रेडिटर्स ने लोन दिया हुआ है, उनकी एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बन जाती है। तो ये जो अग्रीमेंट होगा ना इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स के बीच में, इस अग्रीमेंट में 66% ऑफ द क्रेडिटर्स की सहमति चाहिए, 66% वोट चाहिए इस कमिटी में, तभी जाके ये अग्रीमेंट थ्रू होगा। राइट, और फिर ये अग्रीमेंट जाएगा एनसीएलटी के पास। फिर एनसीएलटी के पाले में बॉल होगी, एनसीएलटी के पास होगा सारी एप्लीकेशन। एनसीएलटी डिसाइड कर सकता है इसे थ्रू कर दो या मना भी कर सकता है। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस क्या है? पूरा प्रोसेस ये है कि ये जो क्रेडिटर्स है, ये इन्वेस्टर्स के साथ अग्रीमेंट करते हैं, उस अग्रीमेंट को लेके जाते हैं कमिटी में 66% वोट मिल गया, फिर ये एप्लीकेशन जाएगी एनसीएलटी में। अब एनसीएलटी के पास 30 दिन होंगे, 30 दिन में या तो वो इस एप्लीकेशन को एडमिट कर लेगा या रिजेक्ट कर देगा, बस। कोई पब्लिक बिडिंग प्रोसेस नहीं। ठीक है, एनसीएलटीज हैव टू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट the application before considering the application for corporate insolvency resolution process। हां, ये ध्यान से सुनना, CIRP क्या होता है? ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना पिछली स्लाइड में, जब मैंने बताया था कि आईबीसी के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए कि कभी कोई कंपनी बैंकरप्ट होती है तो आईबीसी में कैसे प्रोसेस चलता है। प्री पैक नहीं, उसके अलावा क्या चलता है, तो उसको हम कहते हैं, जो भी प्रोसेस चलता है आईबीसी में बैंकरप्सी का, उसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, CIRP। नाउ CIRP इनिशिएट करने से पहले प्री पैक की एप्लीकेशन जाएगी। ठीक है, तो ये देखो, NCLTs have to either accept or reject the application before considering the application for CIRP। ये जो प्री पैक की एप्लीकेशन है ना, ये पहले जाएगी। अगर ये प्री पैक की एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है तो ठीक है, अगर रिजेक्ट हो जाती है तो दोबारा कौन सी एप्लीकेशन जाएगी? वही पुराने प्रोसेस की, CIRP कहते हैं उसे, पुराना प्रोसेस जो है। ठीक है, जो मैंने पूरा तरीका समझाया था, उसी प्रोसेस की फिर से एप्लीकेशन जाएगी और वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एनसीएलटी के अप्रूवल के बिना प्री पैक ऑप्शन स्टार्ट भी नहीं होगी। क्लियर? अच्छा, अब एडवांटेजेस ऑफ प्री पैक क्या है? प्री पैक क्यों बेटर है CIRP से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके क्यों आई है? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्री पैक ऑप्शन ना लेके आती तो जितने भी एमएसएमईज हैं, इन्हें यही करना पड़ता, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, यही करना पड़ता। और ये हमने देख ही लिया थोड़ी देर पहले के मोटे मोटे तौर पे क्या होता है ये। राइट, नाउ प्री पैक कैसे बेटर है? इससे सबसे पहले प्री पैक ऑप्शन में टाइम बचता है। कैसे? ये जो CIRP है, ये जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, इसे कम से कम 270 डेज लगते हैं।
आईबीसी में लिखा हुआ है कि ये जो सीआईआरपी है ये 270 डेज में रिजॉल्व हो जाना चाहिए, पर अभी तक हमने पता है क्या देखा है? अभी तक हमने ये देखा है कि 86% ऑफ दीज केसेस 270 डेज का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुके हैं। मतलब अभी तक जितने भी केसेस आए हैं उसमें से 86% केसेस को मोर देन 270 डेज लग चुके हैं। तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है एक सीआईआरपी को सॉल्व करने में। उसका रीजन क्या है? कोर्ट में केस अटकता रहता है, कोई लिटिगेशन कर देता है, कभी कोई प्रमोटर खुश नहीं होता है, कभी कोई इन्वेस्टर खुश नहीं होता है, वो केस डाल देता है, राइट? तो इसको मोर देन 2, वैसे तो इसका टाइम ही बहुत ज्यादा है 270 डेज, फिर भी 270 डे पूरा नहीं हो रहा है, 272 डेज से ज्यादा टाइम लग रहा है 86% ऑफ द केसेस को। अब प्री पैक कैसे बेटर है? प्री पैक में पता क्या है? प्री पैक ऑप्शन में मैंडेटरी है कि जो एप्लीकेशन आप भेजोगे ना एनसीएलटी के पास, वो 90 डेज में चली जानी चाहिए। 90 दिन के अंदर अंदर जितने भी लोग हैं, क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सब अग्रीमेंट कर ले। 90 डेज के अंदर ही आपके पास अग्रीमेंट करने का टाइम है, और जैसे ही आप अग्रीमेंट कर लोगे उसके बाद आप डाल दोगे एप्लीकेशन एनसीएलटी पे। एनसीएलटी के पास भी सिर्फ 30 डेज है, उसे 30 डेज में या तो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो टोटल 120 डेज में काम तमाम हो जाता है, काम खत्म हो जाता है, विच इज वे बेटर। जल्दी रिजॉल्व होनी चाहिए ना बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स, नहीं तो सारा टाइम, मनी, रिसोर्सेज इसी में ही लगा रहता है। जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, लोग आगे बढ़ेंगे, राइट? कंपनी भी आगे बढ़ेगी, तो इट सेव्स टाइम। दूसरा, ऑपरेशनल कॉन्टिन्यूटी। अब ऑपरेशनल कॉन्टिन्यूटी क्या है? देखो, जब सीआईआरपी होता है ना, जब आईबीसी के अंदर नॉर्मल प्रोसीडिंग्स चलती हैं, तो एक तो 270 डेज का टाइम है। दूसरा, याद है अभी थोड़ी देर पहले हमने करा था, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ना मैनेजमेंट टेक ओवर कर लेता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को निकाल देता है या सस्पेंड कर देता है, मैनेजमेंट इसके हाथ में आ जाती है, राइट? फिर ये देखता है। प्री पैक में पता क्या है? प्री पैक में मैनेजमेंट वहीं की वहीं रहती है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मैनेजमेंट को टेक ओवर नहीं करता है, मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहीं के वहीं रहते हैं। तो जो कंटिन्यूटी चल रही है, जो भी ऑपरेशंस डे टू डे चल रहे हैं, उनमें कोई डिसरप्शन नहीं आती। सीआईआरपी में क्या होता था, जब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा के खुद मैनेजमेंट में बैठ जाएगा तो डिसरप्शन आ जाएगी डे टू डे ऑपरेशंस में। इसमें क्या है, प्री पैक में क्या है कि मैनेजमेंट वहीं की वहीं रहेगी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो मैनेजमेंट कंट्रोल रखेंगे, तो डे टू डे कंटिन्यूटी में डिसरप्शन नहीं आएगी, कंपनी चलती रहेगी। तो ये है ऑपरेशनल कंटिन्यूटी, ये बेटर है। तीसरा, प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ प्रोविजंस बाय प्रमोटर्स। हां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पता क्या है, पहले ना आपको पता है आईबीसी को ना मिसयूज करने के तरीके हैं। मिसयूज करने के कैसे तरीके हैं? मान लो मेरी एक कॉरपोरेशन है, इसमें हम 3 पार्टनर्स हैं, तीनों के 33% है। अब हमने ना 100 रुपए देने हैं बैंक्स को, हम 100 रुपए ओन करते हैं बैंक्स को, ठीक है? 100 रुपीज ओ करते हैं बैंक्स को, पर हमने डिक्लेयर कर दी बैंक्रप्सी। अब हमारा मामला आईबीसी में जाएगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आएगा। अब इतने में पता क्या करते हैं, इतने में ना हम 3 पार्टनर्स की ना और बहुत सारी कंपनीज हैं, और हम रिलेटेड पार्टीज हैं, और बहुत सारी हमारी कंपनीज हैं, उनके थ्रू ना मैं बिडिंग करवा देता हूं, और वो मेरी दूसरी कंपनीज है, इस कंपनी से रिलेटेड नहीं है, हम 3 पार्टनर की और कंपनीज और फर्म्स हैं, उनके थ्रू मैं कहता हूं कि हम इन्वेस्ट कर देंगे। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास प्लान लेके जाएंगे और बोलेंगे कि देखो हम आपको ना टोटल इन्वेस्टमेंट करते हैं 60 रुपीज की, 60 रुपीज आप ले लो हमसे, और 60 रुपीज लेके बैंक्स को बोल दो 40 रुपीज राइट ऑफ कर दे, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला आपको। 60 रुपीज आप ले लो, 60 रुपए आप ले लो, ठीक है? 60 रुपए आप ले लो, इन्वेस्टमेंट हमने कर दी, और अब जाके मामला खत्म कर दो। ये है रेजोल्यूशन प्लान, ठीक है? अब इस रेजोल्यूशन प्लान का फायदा क्या हुआ? पहले इन्होंने 100 रुपए देने थे, अब इन्हें सिर्फ 60 रुपीज देने पड़ रहे हैं। पहले ये 100 रुपए डेट ओ करते थे, अब इन्होंने 40 रुपीज तो माफ करवा लिए, प्लस कंट्रोल कंपनी का अपने पास ही रखा, क्योंकि ये जो 3 इन्वेस्टर्स आ रहे हैं ये भी यही हैं, तो ये घुमा के अपने लोन माफ करवा लेते आईबीसी के। कई कंपनी तो जानबूझ के जल्दी बैंकरप्ट हो रही थी ताकि ऐसे हम कर ले, लोन माफ करवा दें, राइट? नाउ इस चीज को रोकने के लिए प्री पैक्स में एक ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं स्विस चैलेंज।
अब स्विस चैलेंज पता है क्या होगा? सिंपल सी चीज होगी। मान लो इन्वेस्टर्स और स्विस चैलेंज में क्या होगा? इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में एक अग्रीमेंट हो गया, ठीक है? और मान लो उस अग्रीमेंट में ना लोन माफ हो रहा था, एग्रीमेंट में कुछ झोल चल रहा था, कुछ ऐसे था जिससे क्रेडिटर्स को नुकसान होगा और ये प्रमोटर्स बच रहे थे। अब प्री पैक ऑप्शन में क्या है? ये अग्रीमेंट को ना ओपन कर देंगे कि ये हमारा एग्रीमेंट है, कोई इंसान इस एग्रीमेंट से बेटर एग्रीमेंट पेश कर सकता है, चैलेंज कर सकता है एग्रीमेंट को, और एग्रीमेंट 2 पेश कर दे वो, जो बेटर होगा, जो ज्यादा फायदा देगा क्रेडिटर्स को, तो फिर हम इसको फॉलो कर लेंगे और इन लोगों को बोल देंगे कि अगर आप मैच कर सकते हो ये एग्रीमेंट 2 तो आपके मानेंगे, तो आपका एग्रीमेंट चलेगा, नहीं तो हमें एग्रीमेंट 2 के साथ चले जाएंगे। जैसे एग्रीमेंट 1 हुआ, ठीक है, उसमें जिन इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत हुई आपने ओपन कर दिया। अब नए इन्वेस्टर्स आते हैं, वो कहते हैं हम इस एग्रीमेंट को चैलेंज करना चाहते हैं, हम आपके लिए ये ऑप्शन लेके आ रहे हैं, ये एग्रीमेंट लेके आ रहे हैं, और बैंकर्स को लगता है हाँ ये एग्रीमेंट बेटर है, इससे हमें ज्यादा पैसा आ रहा है, तो बैंकर्स इस एग्रीमेंट वालों को बोल देंगे कि आप इनके ऑफर को मैच कर सकते हो तो हम आपके साथ डील करेंगे, नहीं तो हम इनके साथ डील करने जा रहे हैं। अब इससे क्या होगा? बैंकर्स को ही फायदा होगा ना, क्योंकि ओपन कर दिया, ओपन फॉर चैलेंज कर दिया, तो इसमें स्विस चैलेंज का ऑप्शन दे दिया, जिससे बैंकर्स को ही फायदा होगा। अगर कोई घटिया एग्रीमेंट है भी तो बैंकर्स उन्हें ओपन कर देंगे और फिर और नए एग्रीमेंट्स इनवाइट करेंगे और चैलेंजेस इनवाइट करेंगे, जिससे प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठगी ठोरी का चांस कम हो जाएगा, ठीक है? तो प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ प्रोविजंस बाय प्रमोटर्स। क्लियर? ये इसके फायदे हैं। खैर, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए, वैसे प्री में पूछ सकते हैं कि जो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं इसने आईबीसी में अमेंडमेंट करी है, और इसने आईबीसी में अमेंडमेंट के थ्रू ये चैप्टर इंसर्ट करा है, चैप्टर 3A, ठीक है? अच्छा, कौन सी कंपनीज एलिजिबल हैं इस प्री पैक ऑप्शन के लिए? पहली बात तो कंपनीज एलिजिबल है, ठीक है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज जो हैं वो एलिजिबल हैं। कोई जो प्रोप्राइटरी फर्म्स होती हैं, ठीक है, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म्स होंगी या नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म होंगी, वो नहीं होंगी इसमें, वो एलिजिबल नहीं है। कॉर्पोरेट्स एलिजिबल है, कंपनीज या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज जो होती हैं वो एलिजिबल होंगी इसके अंडर, ठीक है? अच्छा, एक और चीज, इस ऑर्डिनेंस ने कहीं स्पेसिफिकली नहीं लिखा कि सिर्फ एमएसएमई ही इसमें एलिजिबल है। जैसे इस ऑर्डिनेंस ने यह नहीं लिखा हुआ कि जो कंपनीज प्री पैक का ऑप्शन अवेल करेंगी वो वही कंपनीज होनी चाहिए जो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एमएसएमई अंडर एमएसएमई एक्ट। कोई भी कंपनी को आप एमएसएमई तब कहते हो जब वो रजिस्टर कराती है अपने आप को अंडर एमएसएमई एक्ट। तो इसमें जरूरी नहीं लिखा हुआ कॉर्पोरेट्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई एक्ट आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस। क्लियर? चलो नेक्स्ट। Given the vast powers and responsibilities vested with the resolution professional under the newly introduced section this, there is scope for disharmony. हाँ, क्योंकि अब resolution professional management के part पे नहीं है, management वहीं की वहीं है, resolution professional भी वहीं का वहीं है, right? तो दोनों के बीच में conflict बढ़ सकते हैं। खैर, एक और चीज, मैंने फाइनेंशियल क्रेडिटर तो आपको बता दिया, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान से सुनना। अभी हमने बात करी है फाइनेंशियल क्रेडिटर, बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा हुआ था। वेल, जो क्रेडिटर्स होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स होंगे, आईबीसी में एक केस लेके जाएंगे, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही हैं। ये जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनती है ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की बनती है। पर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के अलावा ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी होते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में। वेल, देख लो ध्यान से। Financial creditors are those whose relationship with the entity is purely financial in nature, such as a loan or debt security. अगर आपने किसी कंपनी को क्रेडिट दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, उसके बॉन्ड परचेज करे हुए हैं, उसको डेट दिया हुआ है, बेसिकली अगर आपने पैसे का डेट, तो आप फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, आपका रिलेशन प्योरली फाइनेंशियल है। पर डेट तो बहुत सारे तरीकों का हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कंपनी में गुड्स सप्लाई करे और अभी तक उन गुड्स की पेमेंट नहीं आई, तो मैंने एक तरह का उन गुड्स का कर्जा ही दे रखा है उन्हें, वो मुझे कुछ पैसा ओ करती है कंपनी। मैंने किसी कंपनी को अगर गुड्स सप्लाई करे और उस कंपनी ने कहा 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, मैंने कहा ठीक है कर देना, ठीक है, पर बीच में वो बैंकरप्ट होगी,
तो मेरा पैसा तो उधर ही फंसा हुआ है, तो मैं ऑपरेशनल क्रेडिटर हूंगा। मैंने किसी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करी, उसकी पेमेंट आनी थी पर वो बैंकरप्ट हो गई, राइट? तो वो तो मुझे भी पैसा उनका बनता है देना, राइट? तो मैं ऑपरेशनल क्रेडिटर हूंगा। मान लो किसी कंपनी ने अभी तक गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस नहीं पे करे, राइट? गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस, ड्यूज वगैरह नहीं पे करे और वो बैंकरप्ट होगी, तो गवर्नमेंट ऑपरेशनल क्रेडिटर बन जाएगी। इन्होंने लोन नहीं दिया, इन्होंने गुड्स सर्विसेज या गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस लेने थे, राइट? तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होंगे। क्लियर? ऑपरेशनल क्रेडिटर्स और फाइनेंशियल क्या है? जो होते ही हैं, जो पैसा देते हैं, लोन देते हैं, जो बेसिकली। क्लियर? मेक सेंस? ठीक है, चलो फिर अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इशू पे। ये इंपॉर्टेंट इशू है। आरबीआई टू स्टे अकोमोडेटिव। आरबीआई ने डिसाइड करा है कि वो अपना मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस अकोमोडेटिव रखेगी, और ये डिसीजन हमें आरबीआई का कैसे पता चला है? अभी एमपीसी, आप जानते हो एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसकी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आई थी जिसमें इन्होंने पॉलिसी रेट्स यानी कि रेपो रेट अनचेंज रखा है और अपना मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस अकोमोडेटिव रखा है। नाउ इन्होंने ऐसा क्यों किया है, और ऐसा करने से नुकसान भी हो सकते हैं कुछ, तो ये रिस्क ले रहे हैं, तो ये क्या रिस्क ले रहे हैं और इन्होंने ऐसा क्यों करा है उसको देख लेते हैं। पर उससे पहले आपको याद होगा ना, हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम फॉलो कर रहे हैं, याद है? 2% 4% प्लस माइनस 2%, 2 to 6% का इन्फ्लेशन टारगेट फॉलो करना है, एमपीसी ने फॉलो करना है। यही हमने दोबारा रिन्यू कर दिया, ये 31 मार्च को एक्सपायर हो गया था, फिर यही टारगेट हमने रिन्यू कर दिया 2026 तक, राइट? तो अब armed with the renewed mandate to keep the inflation rate between 2 to 6% and mindful of the recent second wave of infection, RBI has decided to keep its monetary policy stance accommodative by keeping policy rates unchanged. ना आपको ध्यान रखना चाहिए, आरबीआई अगर अपना मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस, आरबीआई या एमपीसी अपना मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस अगर अकोमोडेटिव रख रहे हैं, तो इसका मतलब वो मनी सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, मनी सप्लाई बढ़ाने से फायदा क्या होगा? ग्रोथ में ही फायदा होता है, ग्रोथ ही बढ़ती है जब आप अकोमोडेटिव रखते हो, मनी सप्लाई बढ़ाते हो। इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स कम ही करते हैं ना, right? So when RBI या MPC says that they have kept their stance accommodative, that means they are trying to increase money supply, right? And why are they doing it? Well, for a very simple reason, they want to boost growth. पर high money supply, accommodative stance का एक नुकसान भी होता है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ती है अगर आप मनी सप्लाई बढ़ाओगे। तो जनरली आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो अकोमोडेटिव स्टांस पता कब रखती है? वो तब रखती है जब इन्फ्लेशन लो हो और ग्रोथ भी लो हो। जब इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत लो चल रही है और ग्रोथ भी ऑलरेडी बहुत लो चल रही है, तो आरबीआई अकोमोडेटिव हो जाएगा, मनी सप्लाई एक्सपैंड करेगा, जिससे ग्रोथ तो बढ़ेगी और इन्फ्लेशन भी थोड़ी बढ़ जाएगी। पर इन्फ्लेशन ऑलरेडी इतनी लो थी कि थोड़ी बढ़ भी जाएगी तो क्या हो जाएगा, राइट? तो जनरली यही करता है। अकोमोडेटिव तभी होते हैं जब ग्रोथ को मेन पर्पस है बूस्ट करने का, उसका साइड इफेक्ट अगर इन्फ्लेशन भी है तो हम कंट्रोल कर लेंगे। पर अभी आरबीआई या एमपीसी क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? अभी ग्रोथ भी गिरी हुई है बुरी तरह, रिकवरी तो हुई नहीं, और इन्फ्लेशन बहुत हाई है, इन्फ्लेशन हाई चल रही है। अब अगर आरबीआई या एमपीसी अकोमोडेटिव रखता है स्टांस, तो ठीक है, ग्रोथ तो बढ़ जाएगी पर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकती है, राइट? तो ये रिस्क है इन्फ्लेशन का। पर आरबीआई या एमपीसी ने ये रिस्क ले लिया। उन्होंने कहा मेन प्रायोरिटी ग्रोथ को बढ़ाना है, इसलिए हम मनी सप्लाई बढ़ाएंगे। हां, इन्फ्लेशन बहुत हाई चल रही है ऑलरेडी, पर क्या करें, इसे भी तो बढ़ाना है। ये स्टांस लिया है, रिस्क लिया है। क्लियर? The MPC, which met for the first time in the new financial year, also maintained its projection for GDP expansion. अच्छा, ये उनकी projection है कि GDP next fiscal year में expand कर सकती है, 10.5% से हम grow कर सकते हैं। खैर, हमारा मेन है कि MPC ने रीजन क्या दिए हैं कि वो accommodative होना चाहते हैं। मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको रीजन बता दिया। MPC इन्फ्लेशन से ज्यादा ग्रोथ पे फोकस कर रहा है कि कोई बात नहीं, इन्फ्लेशन हम बाद में देख लेंगे, बढ़ती है तो अब क्या करें, पर ग्रोथ पे फोकस करते हैं। मेन रीजन तो यही है, पर इसको फिर भी टेक्निकल टर्म्स में देख लेते हैं। एमपीसी ने कहा क्या है? एमपीसी इज प्रिपेयर्ड टू स्टे अकोमोडेटिव फॉर एज लॉन्ग एज नेसेसरी टू इंश्योर दैट द इकोनॉमिक ग्रोथ बिकम्स ड्यूरेबल। ग्रोथ पे मेन फोकस है।
The committee said that its actions were born of the need to stay supportive at a time when there was a real threat that the renewed jump in COVID-19 infections could dampen the demand for contact intensive services, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह जहां लोग पास पास आएंगे उन सर्विसेज में, रिस्ट्रेन ग्रोथ इंपल्सेस एंड प्रोलॉन्ग द रिटर्न टू नॉर्मलसी। एमपीसी ने कहा है कि देखो सेकेंड वेव आ गई है, सेकेंड वेव की वजह से ग्रोथ और गिर सकती है, फिर से इकोनॉमी श्रिंक कर सकती है, तो उस श्रिंक होती इकोनॉमी को बचाना हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो चुका है। अगर सेकेंड वेव ना आती तो शायद हम अकोमोडेटिव ना रखते स्टांस, पर अब इकोनॉमिक रिकवरी को दोबारा से थ्रेट आ गया, सेकेंड वेव बड़ी सॉलिड आ गई है, राइट, इसीलिए हमें अकोमोडेटिव रहना पड़ रहा है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, प्लस 2 सर्वेज आए हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है IHS मार्केट, इनका मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सर्वे, पीएमआई क्या है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। अगर आपने हमारे लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होना चाहिए पीएमआई क्या होता है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी पीएमआई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, गिर रहा है, और सर्विसेज सेक्टर में भी गिर रहा है। प्लस इस सर्वे ने बताया कि जॉब लॉसेस बहुत हो रहे हैं, और जब जॉब लॉसेस होंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, तनख्वाह नहीं आएगी, और जब तनख्वाह नहीं आएगी तो वो उनके पास पैसा कहां से आएगा, डिमांड बढ़ाने के लिए। पैसा है तभी तो डिमांड है, पैसा ही नहीं तो डिमांड कहां से, तो डिमांड फर्दर गिर सकती है। अगर डिमांड गिर रही है तो मनी सप्लाई बढ़ाना जरूरी है, गिरती हुई डिमांड को बचाने के लिए आपको मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, और इसीलिए आरबीआई ने कहा है कि हम मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस अकोमोडेटिव रखेंगे। क्लियर? तो ये कंपल्शन थी, लोगों ने कहा आरबीआई एमपीसी को कि देखो इन्फ्लेशन तो 6% टच कर रही है, आपका जो अपर लिमिट है उसको टच कर रही है, अभी अकोमोडेटिव हो गए तो इन्फ्लेशन क्रॉस कर जाएगी आपका थ्रेशोल्ड। पर आरबीआई क्या कहता है, एमपीसी क्या कहता है, वो कहता है ये भी तो सिचुएशन है, ग्रोथ को भी तो बचाना है, इकोनॉमिक रिकवरी को भी तो बचाना है, तो इसलिए करना पड़ रहा है ये, राइट। खैर, हम ये भी देख लेते हैं कि अकोमोडेटिव रहने से हम क्या रिस्क रन कर रहे हैं। क्या रिस्क है? इन्फ्लेशन का रिस्क है, रिस्क एसोसिएटेड विद स्टेइंग अकोमोडेटिव। पहली बात तो डेटा आया है, कोर इन्फ्लेशन, आपको पता है ना, कोर इन्फ्लेशन ये नॉन फूड नॉन फ्यूल कंपोनेंट ऑफ इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन में से अगर फूड के प्राइसेस और फ्यूल के प्राइसेस हटा दो, बाकी चीजों के प्राइसेस की इन्फ्लेशन को हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। सो कोर इन्फ्लेशन हैड हार्डन बाय 50 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि 0.5%, टचिंग 6%, ऑलरेडी 6% फेब में टच कर चुका है। प्लस आरबीआई गवर्नर ने यह भी बोला है कि मॉनसून का पता नहीं, अगर इस साल मॉनसून अच्छा नहीं आया तो फूड प्राइसेस में, फूड प्रोडक्शन में कमी हो जाएगी। मॉनसून नहीं आएगा, रेन्स अच्छी नहीं होंगी तो फूड प्रोडक्शन कम होगी, फूड प्रोडक्शन कम होगी तो फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे, सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, राइट, तो फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे, फूड इन्फ्लेशन होगी, और फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ओवरऑल इन्फ्लेशन का। फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन और बढ़ सकती है, तो ये रिस्क भी हम रन कर रहे हैं कि हमें नहीं पता मॉनसून कैसा है इस बारी। नेक्स्ट, RBI governor had stressed the vital need for central and state governments to reduce the tax burden on petroleum products. RBI गवर्नर ने ऑलरेडी बोला है कि फ्यूल भी बढ़ा हुआ है, फूड छोड़ो फ्यूल भी बढ़ा हुआ है। फ्यूल बढ़ा हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाए हुए हैं पेट्रोल और डीजल पे, तो उससे फ्यूल की कॉस्ट बढ़ गई है, फ्यूल में इन्फ्लेशन हो गई है, और फ्यूल इन्फ्लेशन भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ओवरऑल इन्फ्लेशन का। पर आरबीआई गवर्नर कहते हैं कि फ्यूल इन्फ्लेशन का सिर्फ फ्यूल तक ही सीमित नहीं है मामला, इसके सेकंड राउंड ऑफ इफेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि अगर फ्यूल महंगा हो जाएगा तो फिर ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी, और ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएंगी तो सारी चीजें जो ट्रांसपोर्ट हो रही है उनके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी। सिर्फ फ्यूल कंपोनेंट नहीं बढ़ेगा, फ्यूल कंपोनेंट बढ़ने से एक सेकंड राउंड ऑफ इफेक्ट आएगा जिसमें ओवरऑल इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो गवर्नमेंट्स को टैक्स बर्डन कम करना चाहिए, राइट। अच्छा, हाई इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, इंटरनेशनली जो इनपुट कॉस्ट होती है, जो इंटरनेशनल आप रॉ मटेरियल यूज करते हो प्रोडक्शन प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरर्स जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल, उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। प्लस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या होती है? स्टोरेज की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट ये भी बढ़ती जा रही है। तो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ेगी। With RBI's own March survey on inflation expectation showing that urban households expect prices to accelerate. अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताई होगी अगर आपने हमारे लेक्चर्स देखे, अगर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, एक्सपेक्टेशन करने से भी इन्फ्लेशन बढ़ती है,
राइट? अगर मुझे आज पता चल जाए कि कल को पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, मुझे आज पता चल जाए और सारे हिंदुस्तान को पता चल जाए कि कल इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है, तो सारा हिंदुस्तान आज ही पेट्रोल पंप पे चला जाएगा कि आज तेल भरवा लो, कल तो प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो वो आज ही डिमांड बढ़ा देगा पेट्रोल की, और वो आज ही डिमांड बढ़ा देगा पेट्रोल की, तो डिमांड जब बढ़ती है प्राइस बढ़ जाता है। तो शायद कल प्राइसेस ना बढ़ने हो, फिर भी आपकी एक्सपेक्टेशन की वजह से आज बढ़ गए, राइट? तो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस का भी रोल होता है इन्फ्लेशन में। अब आरबीआई ने सर्वे करा था और पाया कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ेगी, तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगी क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी तो हमने देखा एक्सपेक्टेशन से क्या होता है, राइट? तो ये भी अलार्मिंग साइन है। तो ये सारे रिस्क्स हैं, अलार्म बेल्स हैं। फिर भी आरबीआई ने डिसाइड करा है ग्रोथ की तरफदारी करने का। अकोमोडेटिव रखो, पहले इकोनॉमी बचा लो, फिर टैकल कर लेंगे इन्फ्लेशन, राइट? चलो अब हम तीसरे इशू पे आ जाते हैं, विच इज फॉल इन ऑयल प्राइसेस। नाउ सिंपल सी चीज है, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ऑयल के प्राइसेस तो ऊपर नीचे होते रहते हैं इंटरनेशनली। हम बस इस चीज में जाएंगे कि इस बारी क्यों कम हो रहे हैं ऑयल के प्राइसेस, और पिछली बारी पिछले 2-3 महीनों से ऑयल के प्राइसेस इतने ज्यादा क्यों हो रहे थे, राइट? उस चीज पे जाएंगे। सो फॉल इन ऑयल प्राइसेस। The price of Brent crude has fallen under $63 per barrel from a high of $70 per barrel. मार्च में $70 पर बैरल हो गया था, पर अब $63 पर बैरल हो गया। इसके रीजन क्या है? सिंपल, एक तो लोगों में दोबारा से फियर आ गए हैं। लोगों को लग रहा है कि अब सेकेंड वेव आ गई है, तो फिर से ट्रैवल वगैरह ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। ट्रैवल ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट सब रिस्ट्रिक्शंस लेके आ रही है। ट्रैवल ट्रांसपोर्ट अगर रुक जाएगा तो पेट्रोल डीजल की डिमांड भी तो गिर जाएगी, राइट? ट्रांसपोर्ट ट्रैवल नहीं हो रहा है तो डिमांड गिरेगी फ्यूल की। पेट्रोल डीजल की डिमांड गिरेगी तो सप्लाई वहीं की वहीं है, डिमांड गिर रही है तो प्राइसेस तो कम ही आएंगे। तो ये तो डिमांड फैक्टर है कि डिमांड गिर रही है क्योंकि रिन्यूड रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, इन्फेक्शन आ रहे हैं। अच्छा, फिर अभी रिसेंटली लॉकडाउन के दौरान ना ऑयल के प्राइसेस बहुत गिर रहे थे क्योंकि लॉकडाउन में डिमांड बिल्कुल ही जीरो थी, तो ऑयल के प्राइसेस गिर रहे थे। अब ऑयल के प्राइसेस क्यों गिर रहे थे? क्योंकि डिमांड नहीं थी, राइट? अब आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि प्राइसेस डिमांड सप्लाई के खेल से चलते हैं। तो जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थी ना, उन्होंने लॉकडाउन के दौरान प्राइसेस की गिरावट को रोकने के लिए सप्लाई भी काटनी शुरू कर दी। मान लो डिमांड गिरती जा रही है, ठीक है, और सप्लाई के इक्वल आ गई, सप्लाई के नीचे भी चलेगी, प्राइसेस गिरेंगे। अब इस प्राइसेस की गिरावट को रोकने के लिए कंट्रीज ने सप्लाई गिरा दी ताकि सप्लाई से ज्यादा डिमांड रहे। समझे आप बात? या तो डिमांड अगर ज्यादा है सप्लाई से तो पक्का प्राइस बढ़ेंगे, डिमांड कम है सप्लाई से तो क्या होगा? तो हमेशा प्राइसेस गिरेंगे, राइट? डिमांड ज्यादा है प्राइसेस बढ़ेंगे, डिमांड कम है सप्लाई से तो प्राइसेस गिरेंगे। अब जब डिमांड गिरती जा रही थी, प्राइसेस गिरते जा रहे थे, तो इन प्रोड्यूसर्स ने सप्लाई काट दी, ठीक है, उससे प्राइसेस बढ़ गए। यस, ये करा हुआ था। अभी रिसेंटली इन्होंने अनाउंस करा है कि जो इन्होंने सप्लाई कट्स करे थे ना, ये उन कट्स को रिमूव कर रहे हैं और ये सप्लाई बढ़ा देंगे। तो अब क्या हो रहा है? डिमांड भी गिरती जा रही है और अब सप्लाई भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि इन्होंने बोल दिया अब हम सप्लाई काटेंगे नहीं, बढ़ती जा रही है, तो अब प्राइसेस गिरने लग जाएंगे, राइट? क्यों? उसका बड़ा सिंपल रीजन है, ये जो कंट्रीज हैं ये कब तक सप्लाई रोकेंगे? ये जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, इनकी इकोनॉमी डिपेंड करती है तेल बेच के, राइट? अगर ये सप्लाई काटते रहेंगे, कम तेल बेचेंगे प्राइसेस को बचाने के लिए, तो इनके पास पैसा कहां से आएगा? और इनको भी पैसे की शॉर्टेज हो रही है इस बुरे इकोनॉमिक स्टेज में, राइट? तो इन्होंने भी सोच लिया कि यार अब हम सप्लाई डिसिप्लिन नहीं कर सकते, हमें सप्लाई बढ़ाने दो, राइट? Therefore, oil producing countries are lifting supply cuts imposed earlier. अच्छा, why had prices increased earlier? Well, prices एकदम से क्यों बढ़ गए थे Jan-Feb में? Well, उसका बड़ा सिंपल रीजन है। एक तो सऊदी अरेबिया, यूएसए, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने सप्लाई कट्स अनाउंस कर दिए थे। दूसरा, लोगों को लग रहा था जनवरी-फेब में कि अब वैक्सीनेशन आती जा रही है, अब चीजें खुलती जा रही है, ये पैंडेमिक का फेज खत्म हो गया, अब चीजें चलती जाएंगी, तो अब डिमांड फॉर ऑयल बढ़ती जाएगी, राइट? तो लोगों को लग रहा था जन-फेब मार्च में डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है, और ये सप्लाई काटी जा रहे थे तो प्राइस बढ़ते जा रहे थे। अब क्या हुआ? उल्टा हो गया, डिमांड गिरती जा रही है दोबारा से और सप्लाई ये बढ़ाते जा रहे हैं। अब ये रोक नहीं सकते अपने आप को, तो इसी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं।
सॉरी कम होते जा रहे हैं। अब कम होते ऑयल प्राइसेस का इंडिया पे क्या इंपैक्ट होगा? जैसा कि आप जानते हो, मार्च में इतना ज्यादा हाहाकार मच गया था जब पेट्रोल 100 टच कर गया। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और हमने अभी ये भी देख लिया हाई पेट्रोल डीजल प्राइसेस से क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होती है, सेकेंड राउंड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो अगर पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो इंडिया को फायदा होगा। इनफैक्ट जब सऊदी अरेबिया वगैरह सप्लाई काट रहे थे ना, तो इंडिया ने कहा था कि सर आप सप्लाई ना काटो, क्योंकि आपकी सप्लाई काटने की वजह से फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी अच्छे से रिकवर नहीं कर पा रही है क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है। तो आप ना करो ऐसा। पर वो करते गए, उनको भी अपनी इकोनॉमी देखनी है। पर अब ऑटोमेटिकली प्राइसेस कम होते जा रहे हैं, इंडिया को फायदा ही होगा उससे। ठीक है। और ये जो आरबीआई सोच रहा है ना कि हमने अकोमोडेटिव स्टांस रख लिया, पर इन्फ्लेशन एक रिस्क है, वो रिस्क थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर फ्यूल सस्ता हो जाएगा। तो इंडिया को फायदा ही है इस चीज का। क्लियर? हाय, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप पूरा का पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं, देन प्लीज एनरोल इन आवर करंट अफेयर्स कोर्स। हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में आपको फुल वीडियो लेक्चर, उसके साथ की पीडीएफ और वीकली टेस्ट भी मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस करवा देंगे। कोर्स की जानकारी के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.chetanbharat.com या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स मांग लीजिए। सो ऑल द बेस्ट।